हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में काफ़ी मज़ेदार बातें हुई थी। अब उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ये जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि आपको कुछ नई नई चीज़ें रोज़ ही जानने को मिलेंगी। अब आप तो जानते तो थे, पर अपनी हिस्ट्री मतलब आपको ऐसे लगेगा कि कुछ फैक्ट याद करने हैं और मज़ा नहीं आएगा, डेट वेट लिखा होगा यार, ये युद्ध, वो वाला हिस्ट्री नहीं। ये हिस्ट्री कुछ अलग है। ये हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री क्या है, तो उसी के साथ शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन हिस्ट्री की। तो सबसे पहले जब बहुत सालों पहले साइंटिस्ट को ये पता चला कि ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं और क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आया साइंटिस्ट एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूओलॉजी भी बोला जाता है। जूओलॉजी मतलब सारे एनिमल्स होते हैं, उनकी स्टडी को हम लोग जूओलॉजी कहते हैं। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला कि सारे एनिमल्स सारे एनिमल्स एक साइड, मतलब जो घूम फिर सकते हैं वो एक साइड, और जो स्टेबल है, स्टेगनेंट है, जो प्लांट्स है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो एक साइड। मतलब एक साइड इसने हेटेरोट्रोप्स डाल दिए और एक साइड इसने डाल दिए ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके या और किसी वे से। और हेटेरोट्रोप्स मतलब जो फोटोट्रोप्स पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऐसे एनिमल और प्लांट किंगडम को एरिस्टोटल ने डिवाइड कर लिया। अब एनिमल किंगडम को भी इसने डिवाइड कर लिया दो पार्ट के अंदर एनिमल किंगडम को डिवाइड कर लिया। एक के पास, जिसके पास आरबीसी होते थे वो एक पोर्शन हो गया, जिसके पास आरबीसी नहीं थे वो एक पोर्शन हो गया। फिर प्लांट किंगडम को भी इसने डिवाइड कर लिया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के अंदर। हर्ब्स मतलब ऐसे छोटे छोटे पौधे आते थे जो घास जैसे होते थे। फिर श्रब्स मतलब छोटे पौधे, जैसे हमारे पास तुलसी का हो गया। फिर ये तुलसी के अलावा जो रोज़ है, रोज़ फूल जितने भी आते हैं वो सब श्रब्स हैं, तो उनके हो गए। और फिर ट्रीज, तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के अंदर तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे एरिस्टोटल ने जब क्लासिफाई किया तो वो तो सालों पहले किया था, और उसके सालों साल बाद, मतलब हम लोग ईयर्स में नहीं जा रहे हैं, हम लोग इतना समझ लेते हैं कि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया, फिर उसके काफ़ी बाद उसका स्टडी हुआ, फिर साइंटिस्ट ने ढूंढा, खोजा, तब जाके उनको एक ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसका नाम है यूग्लिना। अब यूग्लिना क्या बोलता है कि यूग्लिना बोलता है जब मेरे पास लाइट है तो मैं फोटोसिंथेसिस करूंगा, जब नहीं है तो मैं बाकी ऑर्गेनिज्म पे फीड करूंगा। मतलब ये बीच वाली लाइन में आ जाता है यूग्लिना, ये बीच वाली लाइन में आ जाता है। ये बोलता है जब मेरे पास लाइट है तो मैं फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं है तो मैं खाना खाएगा। तो ऐसे तो बीच वाली लाइन को इसने बीच में ही खड़ा हो गया, तो इसको कहीं पे भी रखा नहीं गया उस टाइम पे। तो तब जाके पता चला कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है और यूग्लिना उनमें से एक है। तो तब जाके एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन फेल हो गया। अब फिर आता है दूसरा साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या बोला? अर्नेस्ट हैकल ने बोला कि मैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दूंगा। जो एरिस्टोटल का था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। अब अर्नेस्ट हैकल ने बोला कि मैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दूंगा। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा? तो उसने नया किंगडम बनाया प्रोटिस्टा। अब इसने उसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म डाल दिए यूग्लिना जैसे, और बाकी भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो उसने सारे ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, और फिर उसको जब पता चला कि सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक साइड है, यूग्लिना एक साइड है, अमीबा एक साइड है और बैक्टीरिया भी एक साइड है, तब उसको उस टाइम पे तो पता नहीं था उसको। फिर जब बाकी साइंटिस्ट ने स्टडी किया, क्योंकि ये साइंटिस्ट ऐसे थे, इनका जो पहले, अभी तो क्या है, हम लोग व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देते तो वो यूएस में भी किसी को दिख जाता है, हम लोग यहाँ से ट्विटर पे ट्रम्प को मैसेज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी। नॉलेज शेयरिंग, ये सारी चीज़ें फिजिकल था, प्रिंट मीडिया से होता था, पेजेस लेके जाने पड़ते थे, तो वो डेवलप नहीं था, तो शेयरिंग वाज नॉट पॉसिबल। तो उस टाइम पे ये एक्सेप्टेबल हो गया। फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा स्टडी हुआ, डीप इसके अंदर झांका गया कि क्या चीज़ें हो सकती है, तब जाके एक साइंटिस्ट को पता चला कि अमीबा और बैक्टीरिया को साथ में रखा गया है। अब क्यों भाई अमीबा और बैक्टीरिया क्यों अलग अलग है?
तो अमीबा जो है, हम लोगों ने सेल चैप्टर में बात किया था, अमीबा एक यूकेरियोटिक है और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इनके ही डिफरेंस में आती है, वो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट साइंटिस्ट को उस टाइम पे ज्यादा पता नहीं था उनके बारे में, पर इतना पता चल गया था कि अमीबा के पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है पर बैक्टीरिया के पास ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो ये बेसिस पे सबसे बड़ा कारण बन गया कि ये जो क्लासिफिकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि अमीबा के पास ट्रू न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, सबको साथ में लाके छोड़ दिया है, तो ऐसे तो थोड़ी क्लासिफिकेशन होता है। तो ये क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट कर लिया। फिर क्लासिफिकेशन आया कोपलैंड का। कोपलैंड के क्लासिफिकेशन में बोला कि मैं इसको सॉल्यूशन दे देगा। अब कोपलैंड ने क्या बोला कि मैं डालूंगा 4 किंगडम। चौथा किंगडम कौन सा होगा? तो मेरा चौथा किंगडम होगा मोनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया। ऐसे 4 किंगडम बना लिए। अब उसने ऐसा बोला कि ये जो मोनीरा है उसके अंदर सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट, फिर जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, फिर प्लांटे और एनिमलिया तो है ही जो मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट, और प्लांटे हो जाता है मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक फोटोट्रॉप। एनिमलिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हो जाते हैं मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉप्स। तो ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर आती है फंगस की बात कि जब कोपलैंड को पता नहीं था तब एक साइंटिस्ट ने बोला कि फंगस तुम्हारा रह जाता है, क्योंकि फंगस क्या है? फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे फीड करता है और वो किसी के ऊपर पैरासाइट भी हो सकता है। तो तब जाके पता चला कि फंगस रह जाता है, इसको कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि मोनीरा और प्रोटिस्टा के अंदर तो नहीं रख सकते, तो क्योंकि ये किसी ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है अलग तरीके से। प्लांट में भी नहीं रख सकते क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बनाता, एनिमल में भी नहीं रख सकते क्योंकि ये मूविंग नहीं है। इसके अंदर जो फंगस है उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक थे, ये प्लांट जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता था, एनिमल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता था। तो इस वजह से कोपलैंड का क्लासिफिकेशन थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ गया। फिर आता है हमारा द ग्रेट रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने बोला कि 5वां किंगडम होगा मेरा फंजाई या फंगस, और इसने ये क्लासिफिकेशन दिया 5 मेन कैरेक्टर के बेसिस पे। तो ऐसे मेनली 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और फिर जाके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया 1969 में। ऐसा नहीं है कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर का था, पर सारे क्लासिफिकेशन को धीरे धीरे मॉडिफाई करते हुए, अपग्रेड करते हुए रॉबर्ट विटेकर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा और उसने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हाईली एक्सेप्टेबल है अभी भी और उसको लोग अभी भी पढ़ते हैं, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक में है। तो ऐसे रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब ये जो 5 कैरेक्टर है, ये जो 5 कैरेक्टर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ 5 कैरेक्टर रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया। तो वो 5 कैरेक्टर कौन से हैं वो आपको पता करना है। और यहाँ पे मैं ये लेक्चर को स्टॉप कर देता हूँ, और जब आप मुझे होमवर्क सबमिट करवाओगे तब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे बढ़ेंगे कि वो 5 कैरेक्टर्स कौन से थे और उसने 5 किंगडम को 5 कैरेक्टर्स में कैसे सेट किया। तो अब तक के लिए इतना ही, और आप तब तक 5 कैरेक्टर को ढूंढ लीजिए। थैंक यू।